या उनके बेडरूम में जाकर उछल कूद करती हुई भी क्रांति संपन्न नहीं करती और सत्ता नहीं लेती है। सत्ता लेने के लिए एक प्रशिक्षित वर्ग होता है जो एक वर्ग को रिप्लेस करके सत्ता को अपने हाथ में लेके अराजकता को दूर करके और सभी वर्गों के लिए वह शासन का संचालन करता है। तो इस लिहाज से ये विद्रोह हो सकता है, आर्थिक संकट का आने पे जो एक जनता का आक्रोश फूटता है उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है। ये क्रांति नहीं हो सकता है, इससे बदलाव नहीं आए उन्हीं लोगों के बीच से। तो आज श्रीलंका में विकल्प नहीं है और सत्ता संभालने वाले जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो IMF के पास जाएंगे, वो अन्य साम्राज्यवादी एजेंसियों के पास जाएंगे या विदेशी पूंजीपति। इसलिए सबसे पहले तो किसी भी इस तरह की चीज होती है, जैसे हमारा अग्निवीर हुआ, उसकी ये देखिए 2 आंदोलन हुआ हमारे सामने, अग्निवीर हुआ और किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन में एक चाहे जिस धारा की हो जितना हो, लेकिन एक ऑर्गेनाइज फोर्स था, तो एक लंबा चला और सरकार को पीछे हटना पड़ा। एक अनऑर्गेनाइज आक्रोश था यूथ का अग्निवीर में, तो हम वो आगे उस ढंग से चीजें नहीं जा सकती। मतलब हमारा इस बात का है कि किसी भी विद्रोह, किसी भी परिवर्तन के पीछे जो सब्जेक्टिव फोर्स का, जो क्लास का और क्लास के वर्गीय विचारधारा का जो महत्व है, उसे एक क्षण के लिए भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये श्रीलंका की एक सबक आती है और भारत के लिए ये एक लेसन बनता है। भारत में जो सक्रिय राजनीतिक कर्मी हैं, जो परिवर्तन के लिए संघर्ष करते हैं, परिवर्तन की चाहत रखते हैं, उनके लिए एक लेसन है कि श्रीलंका के बीच विद्रोह से आप सबक लेकर के आने वाले वर्षों में काम करें। लैटिन अमेरिका में भी ऐसे विद्रोह हुए हैं, जन आंदोलन, लेकिन उसके पीछे चाहे वो सोशल डेमोक्रेटिक टाइप की पार्टी हो या थोड़े और ब्रॉडर लेफ्ट वाली पार्टी हो, तो उसने कुछ न कुछ असर डाला। उसका एक अपना जो भी आइडियोलॉजी था उस हिसाब से वो इंपीरियलिज्म को थोड़ा बैकयार्ड में ठेला। लेकिन यहां पर उस ढंग से लेफ्ट फोर्सेज और क्लास, एक चीज को पिछले आंदोलनों के संदर्भ में आप जरूर देखिए कि जब वर्ग का आंदोलन और वर्ग का नेतृत्व होता है जन आंदोलनों में, तो वही खास जो है एक रेखा और एक दिशा दे पाते हैं। किसान आंदोलन की एक सीमा है, वो एक ही हद तक वो सत्ता नहीं संभाल के आगे चला सकता है। उस मायने में जो मजदूर वर्ग की भूमिका है वो हम श्रीलंका में नहीं देख रहे हैं और यही अभाव हमें भारत में भी दिखता है। तो अब प्रश्न आता है कि भाई भारत की जो स्थिति है उसमें क्या होने जा रहा है। देखिए, 2 बात है। लेनिन ने एक बात साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद के नियंत्रण वाली जो बाजार व्यवस्था है उसके संदर्भ में कहा कि कई क्षेत्रों में हॉरिजेंटल और वर्टिकल वो अपना बाजार विकास करते रहता है और क्राइसिस को, पिछले क्राइसिस को मीट करने के लिए बड़ा रूप लेता है, वो फिर उसके लिए एक अन्य बड़ा क्राइसिस लेके आता है। उसी के तहत WTO आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, ये सारा चीज लाया गया। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और पूरी दुनिया में होता है, खास करके बड़े थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हो रहा है कि छोटी पूंजी का बड़ा विकास। ये छोटी पूंजी का जो विकास होता है हमेशा वित्तीय पूंजी को, बड़ी पूंजी को, मोनोपोली कैपिटलिज्म को एक बेस देता है, उसके लिए भोजन तैयार करता है कि क्राइसिस के समय में उसको निगल करके, उसको उसका संपत्ति हरण करके वो सरवाइव करते हैं। भारत में अभी भी मोनोपोली कैपिटलिज्म बहुत दिख रहा है, अडानी के रूप में, टाटा का भी कई क्षेत्र में है, अंबानी का है। फिर भी एक बड़े पैमाने पर वो GST और नोटबंदी के बीच बर्बाद होने के बावजूद स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे जो उत्पादक हैं, इनकी संख्या बहुत बड़ी है, जो कि सेफ्टी वॉल्व का काम करता है कैपिटलिज्म। इसलिए लेनिन बार बार इस बात को कहते हैं कि छोटी पूंजी जो है वो समाजवाद के रास्ते में भी कठिनाई पैदा करता है। लेकिन छोटी पूंजी बड़ी पूंजी का जब कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो छोटी पूंजी बड़ी पूंजी के खिलाफ भी खड़ी होती है। यह भी है जो आज हम देख रहे हैं किसान आंदोलन में या अन्य लोग व्यापारियों का। लेकिन वो आपके साथ वो परिवर्तन की लड़ाई में तभी आएंगे जब उनके सामने सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग
एक निर्णायक हालत में ऐसे किसके पीछे जाएंगे? कौन सत्ता लेगा? कौन जो है सत्ता से कन्फ्रंट करेगा, बड़े कारखानों को अपने कब्जे में लेगा, उसके उत्पादन को संचालित करेगा? किसान तो जाकर के नहीं कर देंगे, उसके लिए तो मजदूर को ही जाना पड़ेगा। और जब तक बड़े उत्पादों का आप संचालन नहीं करें, मान लीजिए कि भाई सत्ता आपने ले लिया, लेकिन आप नहीं स्टील प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ना आप बिजली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ना मेडिसिन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, सब चीज ठप पड़ जाएगा, तो सिस्टम तो कोलैप्स नहीं करेगा, अराजकता मच जाएगी। तो क्रांति अराजकता का नाम है नहीं है, जैसा कि श्रीलंका में हो रहा है। क्रांति जो लेनिन क्राइसिस में भी जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाला, सबसे पहले प्रोडक्शन को अरेंज करने के लिए के लिए वो रिट्रीट भी गए, फिर अपनी पॉलिसी भी लाए कि प्रोडक्शन कम से कम आगे बढ़े ताकि लोगों की जरूरत को मीट किया जाए। तो क्या आप किसी भी की जरूरत को अगर मीट नहीं करेंगे तो कोई भी सत्ता आप नहीं चला पाएंगे, जो भी श्रीलंका में। मुख्य बात है कि लोगों को भोजन चाहिए, दवाई चाहिए, लोगों को कपड़ा चाहिए, लोगों को जीवन की और जरूरतें चाहिए। तो ये सारा चीज करने का मतलब है कि एक वर्ग को लंबे समय से क्रांति की तैयारी के लिए सब्जेक्टिव फोर्स की तैयारी करनी होगी। उसके लिए आपके विचारधारा हो। हमारे एक साथी ने एक बार